क्वांटम मैकेनिक्स नाम तो सुना ही होगा, पर इसमें कर क्या सकते हैं? ये क्या होता है? क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? जितना मुश्किल इसका नाम सुनने में लगता है उतनी ही मुश्किल ये करने में लगती है। कभी समझ ही नहीं आता क्या साई है क्या फाई है, इसमें करना क्या है, कैसे करना है। तो आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेकर आई हूँ क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक पर। और इसमें साथ में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाऊंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन सबके मन में रहते हैं कि पहले तो हम जब छोटे थे तो लिखते थे 2 8 1, फिर बाद में हम कह रहे हैं 2 8 18 2, इस टाइप के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आ गए। तो ये कैसे हम लिखेंगे, हमें कैसे आएगा? बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक नया तरीका है जो आप 11th में आकर अब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल्स दैट हैज़ बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक नेचर। जैसे आपने सुना होगा लाइट हैज़ डुअल नेचर, वैसी और भी सारी चीज़ें होती हैं, सबके पास डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है, सबसे पहले लाइट के लिए डिस्कवरी हुई थी, बट और भी चीज़ों के पास है। तो देखते हैं कि इसमें कैसे और क्या होगा। Fundamental equation of quantum mechanics was derived by Schrödinger using wave motion of microscopic matter particles। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन, ये स्क्रॉडिंजर ने दी थी। और देखते हैं इस इक्वेशन से हमें पता क्या क्या चलता है। सोल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट possible energy states, energy levels of electron that can occupy, corresponding wave functions for wave motion of electrons। अब वेव फंक्शन क्या चीज़ है? पहली स्टेटमेंट तो हमें इजीली समझ आ रही है कि हमें पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स के बारे में पता लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हमें करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के बारे में पता लग रहा है। तो ये वेव फंक्शन क्या चीज़ होती है? ये होती है एक मैथमेटिकल फंक्शन। इसे डिनोट करते हैं हम साई से। साई ऐसा कुछ दिखता है और इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है या कहाँ एक्सपेक्टेड है कि उसकी एक्सपेक्टेड लोकेशन क्या है। इट कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आप जितनी भी इंफॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं वो सारी हमें इस वेव इक्वेशन से मिल जाती है। डज नॉट कैरी एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट फिजिकली इसका ऐसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपने कहा साई क्या है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये मीनिंगलेस बात हो गई। यहाँ पर साई कैसे यूज होगा ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या रिप्रेजेंट करता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या क्या पता लगता है। अब जैसे साई है वैसे एक चीज़ है साई स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पोजीशन। और इससे हम साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। 3 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हम n से डिनोट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर जैसे l से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे m से डिनोट करते हैं। ये सारे हमें अभी आगे डिटेल में देखते हैं। वेव फंक्शन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। ये सारी तो जनरल बातें सबको पता है कि ये बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं एक इलेक्ट्रॉन में। वो किस किस टाइप के हो सकते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। मतलब किन किन चीज़ों से फर्क पड़े कि एक ऑर्बिटल कहाँ लोकेटेड है, किस शेप में है, और उसकी ओरिएंटेशन क्या है कि वो लेफ्ट टू राइट दिख रहा है आपको, अप डाउन में दिख रहा है। नहीं, अगर मैं कुछ कहूँ कि इस तरह का कोई ऑर्बिटल है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का कोई ऑर्बिटल है, तो आपको फर्क पड़ रहा है राइट। अगर ये इस तरह से कुछ होता तो ये अलग कॉन्फ़िगरेशन हो जाती। शेप कैसी है, सर्कुलर है या फिर इसके आपके लोब्स इस टाइप के हैं या 4 लोब्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखते हैं। साइज कैसे तरह है? स्मॉलर साइज। अगर स्मॉलर साइज है तो मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस। लार्ज साइज है तो फिर उसे न्यूक्लियस के पास होने के चांसेस कम है। सीधी सी बात है, अगर एक ऑर्बिटल आपका बहुत छोटा सा है तो छोटे साइज के ऑर्बिटल में अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके पास मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर इसका साइज बड़ा हो गया तो अब न्यूक्लियस के पास मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, चांसेस कम हो गए। शेप एंड ओरिएंटेशन, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स along certain direction. Atomic orbitals is the particular space around the nucleus of an atom which is defined shape, size and orientation। 3 चीज़ें हमें पता लग रही हैं, shape, size and orientation। तो फिर हमने पहले डिस्कस कर लिया 3 टाइप के ये होते हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक।
अब ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। जैसे ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास है तो इनको तीनों क्वांटम नंबर्स की वजह से हम करते हैं। ये तीनों क्वांटम नंबर्स हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग आएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो चौथा क्वांटम नंबर भी होता है विच इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो वो प्लस माइनस हाफ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, वो बाद में देख लेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स distinguished by four quantum numbers: principal quantum number n, azimuthal quantum number l, magnetic quantum number m, and spin quantum number s। मैंने कहा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर इनको मिलाकर और ऊपर वाले n और l को मिक्स करके ये चारों जब यूज होंगे तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर के तीन को यूज करेंगे, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों को जब हम यूज करेंगे तो हम एक यूनिक ऑर्बिटल को डिफाइन कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल्स हैं, सेल्स में सब शेल्स हैं, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मान लेते हैं बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर उसमें फ्लैट्स आए, फ्लैट्स में रूम्स आए, रूम्स में चेयर्स आए, तो इस तरह से मतलब उसके सब पार्ट्स हैं। फिर एक चीज सपोज होगी कि के शेल, एल शेल, एम शेल चल रहा है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। मतलब मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में, तो मैं n=5 की बात कर रही हूँ। For one electron system, energy of orbital is directly proportional to n। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये एक ऑर्डर होता है विच इज ns is less than n-2f is less than n-1d is less than np। ये इलेक्ट्रॉन के जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो ये इस ऑर्डर में चलता है। s p d f ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। तो ये हमें पता है कि 1 में सिर्फ s ऑर्बिटल ही होता है, p ऑर्बिटल नहीं होता है n=1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले के पास। फिर 2 के पास p होता है, 3 के पास d एक्स्ट्रा आ जाता है, 4 के पास f एक्स्ट्रा आ जाता है। 5 में एक्सपेक्टेड है कि g जैसा कुछ आएगा, बट अभी तक कोई इस तरह हमारे पास एलिमेंट नोन नहीं है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट, तो उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन में यूज नहीं होता है। तो देख लेते हैं कि फिलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप 1s को भरेंगे, सबसे पहले आप 1s ऑर्बिटल को भरेंगे। 1s जब आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायगोनली आएंगे 2s पर। अब आपका 2s भी फिल हो गया तो आप 2p पे जाएंगे, फिर 3s, फिर इस तरह से डायगोनली आप चलेंगे 3p 4s 3d, फिर 4p 5s। ये इनके एनर्जी ऑर्डर है। इस तरह से ये एनर्जी इनकी चलती जाती है। तो एनर्जी ऑर्डर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है फॉर समवन हु कांट अंडरस्टैंड, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके लिए। तो 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इस तरह से आपके लिए ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं पॉइंट्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या है कि फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम। मैंने आपको कहा था कि बात अगर हम चारों क्वांटम नंबर्स को देख रहे हैं, दैट इज n l m एंड s, ये चारों जब हम कर रहे हैं तो हम एक यूनिक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये चारों एक साथ किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी सेम नहीं हो सकते। अगर मैं 1s की बात कर रही हूँ तो 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका सबसे डायग्राम बनाऊंगी तो इस टाइप से होगा, ये 1s है। तो इन दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह से नोट किया। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको यहाँ पर ये पता है कि इन दोनों का स्पिन अलग है। अगर इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा, और अगर इसका माइनस हाफ है तो इसका प्लस हाफ होगा। ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। आप कहेंगे बाकी 3 चीज़ें तो सेम है इनके लिए, कि दोनों का n भी 1 है, दोनों का l भी 0 है, ml भी 0 है, बट इनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग है। इसकी वजह से ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, एक नहीं है। तो ये कोई भी ये जो हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ये एक यूनिक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्लस माइनस हाफ दोनों का स्पिन अलग अलग है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2px 2py 2pz आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब इनकी एनर्जी सेम है। एनर्जी वाइज आप पहले अगर चाहें तो px को फिल कर दें, या पहले py को कर दें, या pz को कर दें, दैट डजंट मैटर।
फिर नेक्स्ट है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका क्या मतलब है? ये रूल ऐसा कहते हैं कि फॉर फिलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ 2px 2py 2pz या और भी इस तरह के और भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए, इसमें हमें करना क्या है? तो आपने सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मेरे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, उसमें गिवन है कि 2p3 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3। तो मुझे p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो आप कहेंगे कि एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने ऐसे भर दिया। बट आई वुड से दिस इज रॉन्ग। बाय, क्योंकि अगर आप इस तरह से भरेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन होगा। यहाँ एक ऑर्बिटल ब्लैंक है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दें तो रिपल्शन मिनिमाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं है सेम ऑर्बिटल के अंदर, तो आई वुड से दिस इज अ बेटर वन। और ये मैंने नहीं कहा था, ये मेरे से पहले भी हंट्स ने कहा था। तो ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है कि सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल्स में, तो आपको क्या करना है कि उन्हें अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिल करना है। जब सारे फिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 होता तो मैं 4th इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ किसी एक के साथ पेयर कर देती, बट ऐसे नहीं। फाइन, तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब की हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। 1s2 1s1 1s2, फिर हीलियम की हम लिख सकते हैं लिथियम की हम लिख सकते हैं 1s2 2s1, या फिर हम उसके पहले वाली नोबल गैस को लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसके आगे उसकी आउटर मोस्ट शेल या जो वैलेंस शेल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, बट वो फिल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी में भी 3D कंप्लीट नहीं है। सारे ऑर्बिटल्स हम इस तरह से फिल कर रहे हैं, ये जो हम नॉर्मल बचपन में लिखते थे जिस तरह से 282 281 283 284 इस तरह से, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। राइट साइड वाली कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट साइड वाली यहाँ पर ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सेप्शन अब इस तरह से हम फिल करते जाते हैं। तो जब हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली 31 से, तो पहले हम 4s फिल करते हैं, उसके बाद d फिल करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है क्रोमियम का, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन तो ये है कि आर्गन 4s2 3d4, बट एक ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन इसकी आर्गन 4s1 3d5 है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल ऑफ 4s एंड 3d आर वेरी सिमिलर। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमाइज हो रहा है। फिर ऐसे ही बाकी यहाँ पे कॉपर का भी एक्सेप्शन है, सेम रीजनिंग। इसमें भी एक्सपेक्टेड था आर्गन 4s2 3d9, बट ऑब्जर्व्ड है आर्गन 4s1 3d10। ये यहाँ पे फिर अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता लगता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट है या वाइस वर्सा कह सकते हैं। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट ही बताना है। अब मेरी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, तो मैंने इसकी वैलेंस शेल को देखा। डी ऑर्बिटल में 5 यहाँ पे ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास, इनको हमें फिल करना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो इस तरह से मैंने फिल कर दिया। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। सिमिलरली मैंने इसका निकाला तो ये √8 आया। मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन का निकाला तो मैंने ऐसे किया, यहाँ पे पेयरिंग नहीं किया, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को याद रखना है यहाँ पर। फिर मैंने इस सब की लिखी। इस तरह से मेरे पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका आ रहा है, मेरे से ये पूछा गया था क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, तो ये यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये क्वेश्चन आप देखिए विद इन अ मिनट आप अप्रोच कर सकते हैं, और ये जेईई में 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि PYQs के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को विद इन अ मिनट अप्रोच कर सकते हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोज स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू वेरी मच।